तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की इस क्लास में। आज हम यहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स ये कंप्लीट बुक आपको इस चैनल पे पूरी कराई जाएगी, तो आप चैनल पे जुड़े रहें और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने अधिक व्यूज़ आएंगे, जितना अधिक शेयर आप लोग करेंगे, उतनी ही फास्ट आपको ये चैप्टर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसकी शेयरिंग करते रहें। और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। साथ ही चैनल पे और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी वहाँ से एक एक वीडियो देखिए और अपने नोट्स बना के उसमें सब कुछ नोट करते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर हम चैप्टर 3 देखेंगे, भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। इसके पहले चैनल पर 2 चैप्टर करा दिए गए हैं, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात चुनिए। ठीक है, इसके पहले भी ये सभी प्रश्न हमने चैनल पे करवाए हैं। आप 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में ज़रूर उस वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का जो सही कालानुक्रमिक अनुपात है वो है मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। और ये आपका KVS में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? भरहुत स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा, लौरिया नंदनगढ़ स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। तो यहाँ पर आंसर हमने नहीं दिखाया है, जिससे आप भी अगर क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। ठीक है, इससे आपको भी पता लगेगा कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें बना चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष से लिया गया है। राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? ठीक है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्यमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं यूथ कंपटीशन आपको पूरी बुक कराई जाएगी। इसके बाद और भी आर्ट की बुक प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहें और अपना रिवीजन, अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दें। कभी भी वैकेंसी जब भी आए तो आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। साथ ही DSSB के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी स्टूडेंट इन सभी प्रश्नों को करते रहे। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? गंगा के किनारे, और ये DSSB में पूछे गए प्रश्न हैं, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, बिहार। जितने भी सिलेबस में टॉपिक है चैनल पे कराए गए हैं और जो रह गए हैं उनको भी कराया जाएगा। बाकी आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी जानकारी दी जा रही है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सीता। डायरेक्ट आंसर इसलिए भी बताती हूँ जिससे आपके माइंड में वही आंसर सेट हो जाए। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं नहीं पढ़ना चाहती, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो राइट आंसर हो आपके माइंड में सेट हो।
तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लीजिए कि पौराणिक काल में यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जिंदा हो तो साथ में हवन करने की प्रथा होती थी। सीता जी के अश्वमेध यज्ञ के समय ना होने पर श्री रामचंद्र जी ने मय नामक, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मय नामक शिल्पीकार से सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो सीता की, ठीक है। और किस शिल्पीकार से? तो मय नामक शिल्पीकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डायट प्रवक्ता से लिया गया है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमेश ऋषि की गुफा। और इसके साथ ही हम बताना चाहेंगे कि लोमेश ऋषि की जो गुफा है ये अशोक के समय में निर्मित गुफा है, ठीक है। और गोपी गुफा जो है, गोपिका गुफा, ठीक है, वो अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था। और लोमेश ऋषि की जो गुफा है ये अशोक ने बनवाया था। इतना भी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन हम साथ में देख लेते हैं। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार जो था ये लोमेश ऋषि की गुफा में पाया जाता है। याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के आवास के लिए सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने गया के निकट बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया, और यह तथ्य दोनों जगहों से प्राप्त गुहा लेखों से ज्ञात होता है, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने और उनके जो पौत्र थे दशरथ, ठीक है, सम्राट अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ, इन्होंने गया के निकट में बराबर तथा नागार्जुनी की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये जो तथ्य है वहाँ के लेखों से ही, गुहा लेखों से ही ज्ञात होता है। ध्यान रखिएगा, बराबर की पहाड़ियों में 2 गुफाओं में मौर्यकालीन मूर्तिकला के नमूने मिलते हैं, ठीक है। और सुंदर गुफाओं में कौन कौन सी? सुदामा गुहा, लोमेश गुहा, ये गुहा जो है पर्णशालाओं की शैली में निर्मित है। साथ ही लोमेश ऋषि की गुहा का प्रवेश द्वार जो है उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। नागार्जुन की पहाड़ी की गोपी गुहा भी विशाल और उत्कृष्ट है, और इसकी दीवार पर लेख के अनुसार इसका निर्माण सम्राट दशरथ की आज्ञा से हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोमेश ऋषि की जो गुहा है ये अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया, और गोपिका गुफा जो है ये अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित करवाया गया था उनकी आज्ञा से। तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साथ ही इसको हम डिटेल में भी आपको ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे और भी टॉपिक के जैसे राजस्थानी चित्रकला, ठीक है, पहाड़ी चित्रकला, साथ ही आपके मौर्यकालीन कला के भी वीडियोस दिए गए हैं। और इसके पहले हमने 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई है, और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दिया जाता है, ठीक है। आई बटन में भी आप देखा करें, तो जो भी वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। मेरे पूरी कोशिश होती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएँ, जिससे आपका टाइम भी सेफ हो सके। तो दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो आप भी अपना आंसर करते रहा करें कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम पहचानिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए थोड़ा सा। दशावतार विष्णु के जो सही अनुक्रम है, सबसे पहले मत्स्य अवतार उन्होंने लिया, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है ये कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और इनके 10 अवतार जो हैं, सबसे पहला उसमें मत्स्य है, फिर कूर्म है, वराह है, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि अवतार। तो इससे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाता है, और आपको सही आंसर पहचानना होगा कौन सा अवतार विष्णु का है, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु जो है वराह अवतार में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित महानारायण की विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। 5वीं सदी में मथुरा में निर्मित विश्व रूप विष्णु की प्रतिमा भी उत्कृष्ट है, और विष्णु की प्रतिमा में बाईं ओर वराह और दाईं ओर नृसिंह का मुख है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की भाव भंगिमा है।
सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की भाव भंगिमा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभय मुद्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुल्तानगंज से जो गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है उसकी भाव भंगिमा जो है अभय मुद्रा। और एक वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे जिसमें सभी मुद्राओं को आपको डिटेल में बताया जाएगा, कौन सी मुद्रा में कैसे मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा। सुल्तानगंज बिहार में प्राप्त हुई गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा जो है अभय मुद्रा में है। साथ ही ताम्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी यहाँ पर बताई गई है? 7 फुट बताई गई है। मुखमंडल पर अत्यंत शांति व गंभीरता के भाव दिखाई देते हैं और वे शांत भाव में खड़े हुए हैं और दाहिना भाई जो उनका जो दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक है, यह प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। बर्मिंघम संग्रहालय में ये सुरक्षित है और इसका काल जो है लगभग 400 ईस्वी माना गया। मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, इसमें बुद्ध एक चौकी पर खड़े हुए हैं। उनकी शांत मुख मुद्रा पर प्रसन्नता, दयालुता व आध्यात्मिक भावों का सम्मिश्रण है। सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, सारनाथ की गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमाओं में धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की यह मूर्ति अत्यंत ही उत्कृष्ट मानी गई है। तो पूरा ही डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ जिससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो आप नोट डाउन कर सकें। साथ ही आप सम फैक्ट्स फ्रॉम इंडियन आर्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो अगर आप उसमें जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे भी वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है ये किस पत्थर से निर्मित है? तो याद रखिएगा ये चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर राइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित है। सारनाथ की जो बुद्ध की प्रतिमा है ये गुप्तकालीन है और गुप्तकाल की मूर्तियों का केंद्र जो रहा वो मथुरा व सारनाथ ही रहा। गुप्तकाल में मथुरा शैली जो है ये काफ़ी अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। गुप्तकालीन मूर्तियां जो हैं चुनार के बादामी रंग के भुरभुरे पत्थर अथवा बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं, ये भी याद रखिएगा। और भगवान बुद्ध की खड़ी व बैठी हुई दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं, तो इसको भी याद रखेंगे कि खड़ी और बैठी भगवान बुद्ध की दोनों ही प्रकार की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पूर्णतया एकाश में शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जो कैलाश मंदिर एलोरा है ये पूर्ण रूप से एकाश में शैल पर उत्कीर्ण किया गया मंदिर है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, कैलाश मंदिर एलोरा। एक ही चट्टान से काटकर इस मंदिर को निर्मित किया गया है। तो आप गुफाओं की प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो निश्चित ही आप सभी गुफाओं के विषय में अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो गुफाओं की प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे सभी गुफाओं के विषय में काफ़ी डिटेल में वीडियो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? परखम यक्ष नामक मूर्ति शिल्प किस काल का है? तो चैनल पे लगातार मेरी कोशिश होती है कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी को करा दिया जाए और बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को देखते हैं और अपनी नोट्स खुद से तैयार करते हैं तो निश्चित ही है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने निश्चित रूप से एक एक वीडियो को देखा है और तैयारी बेहतर ढंग से की है, देखिए हमारा काम है आपको वीडियो प्रोवाइड कराना, लेकिन उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीज़ें उसमें नोट कर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कितना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जितने बेहतर ढंग से आप वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखिए और क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। और साथ ही अगर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं याद हो रहा है, आप उसको अलग से नोट करिए। तो ये पढ़ने का एक ढंग होता है आपका। जैसा भी आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, अपने एक सिलेबस को बनाया होगा, देखा होगा, टाइम टेबल बनाया होगा, तो निश्चित अगर हम पूरा अपना 100% देने का प्रयास करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए, परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है ये किस काल का है?
यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। परखम यक्ष नामक जो मूर्तिशिल्प है ये मौर्य काल से संबंधित है और कहाँ पर ये प्रदर्शित है? मथुरा संग्रहालय में। साथ ही चामर धारणी जो है ये पटना के पास दीदारगंज में प्राप्त हुई और ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यक्षिणी की मूर्ति जो है ये भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त हुई, जो कि भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। त्रिमुख यक्ष प्रतिमा वाराणसी के राजघाट से प्राप्त हुई है, जो अब भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। यक्ष की मूर्ति सोपारा शुपरिक से प्राप्त हुई है, जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ये बुक ले आने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएँ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना टफ हुआ है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए ये नहीं कहा जा सकता। यानी कि आप पहले क्या था कि टीजीटी में आपके पाश्चात्य कला नहीं आती थी, लेकिन आपने देखा होगा इस बार पाश्चात्य कला के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो चैनल पे पाश्चात्य कला के भी वीडियोस दिए गए हैं और जितने भी वीडियोस हैं उन सभी प्रश्नों को अगर आप नोट डाउन करते हैं, तैयार करते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, टीजीटी हो या पीजीटी हो। और डीएसएसबी के लिए भी ये सभी जितने भी मैं यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन करा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको डीएसएसबी हो या कोई भी आर्ट एग्ज़ाम हो, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी। सांची का जो स्तूप है इस पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा है। ठीक है, मौर्य शासक अशोक कालीन यानी कि सांची स्तूप जो है तो मौर्य शासक अशोक के काल में इस सांची स्तूप पर जो संदेश लिखा है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आप सभी जानते ही होंगे सांची स्तूप का जो आकार है ये अर्धवृत्ताकार है। बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। सांची की जो शालभंजी का यक्षी आकृति है ये आंध्र सातवाहन काल की है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। शुंग काल में सांची स्तूप पर पाषाण बेटिका बनाई गई। ठीक है, पाषाण बेटिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए। वेदिका, पाषाण वेदिका बनाई गई तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी गुफाओं से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है। राइट आंसर बी हो जाता है। कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कन्हेरी का जो प्रांगण है वहाँ पे 100 से अधिक गुफाएं देखने को मिलती हैं और गुफा से ही अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासनकाल का लेख मिलता है, जिससे कि ये ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। कन्हेरी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कन्हेरी की गुफा संख्या 2 व 56 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति है। कन्हेरी गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की मूर्ति दिखाई गई है। कन्हेरी गुफा के चैत्य हॉल के बरामदे में 2वीं शताब्दी के युगल दंपतियों के शिल्प भी उत्कृष्ट हैं। एक एक चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी जाके आपकी पूरी तैयारी हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष डैश से संबंधित है। परखम यक्ष की जो मूर्ति शिल्प है ये किससे संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। मथुरा जिला के परखम ग्राम में प्राप्त यक्ष मूर्ति इसकी चौकी पर प्राप्त लेख के अनुसार इसे निभद या मणिभद्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, मथुरा जिले में झींग का नगला ग्राम से प्राप्त मनसा देवी यक्षी की मूर्ति है। बेसनगर मध्य प्रदेश से प्राप्त यक्षी प्रतिमा जिसका कि स्थानीय नाम क्या है? तेलीन है। ठीक है, और ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। प्राचीन वाराणसी के राजघाट स्थान से त्रिमुखी यक्ष मूर्ति भी प्राप्त हुई है और ये भारत कला भवन वाराणसी में है। 2 मुही यक्षी मूर्ति पटना जिले से प्राप्त हुई है। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति ग्वालियर से प्राप्त हुई है और पवाया गुजरी महल। ठीक है,
चामरधारिणी यक्षी प्रतिमा जो है ये पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त हुई है और इस पर मौर्य शैली की चमक है। ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनना है। मूर्तिकला में, ठीक है, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम चुनना है और ये क्वेश्चन शायद मैंने ऊपर अभी कराया भी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। यहाँ पर आप कालानुक्रम भी देख सकते हैं। मौर्यकालीन मूर्तिकला शैली का समय है 323 से 187 ईसा पूर्व। शुंगकालीन मूर्तिकला शैली का समय है 187 से 80 ईसा पूर्व और कुषाणकालीन मूर्तिकला शैली का समय जो है वो 78 से प्रथम शताब्दी ईस्वी। ठीक है। गुप्तकालीन मूर्तिकला शैली का समय 319 से 6वीं शताब्दी ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और डैश को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृषभ। बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। अशोक के जो स्तंभ अशोक ने बनवाए हैं उनके शीर्ष पर बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। 4 पशुओं को दर्शाया गया है। कौन कौन से याद रखिएगा? हाथी, घोड़ा, सिंह और बैल स्तंभों के शीर्ष पर दर्शाया गया है। सारनाथ स्तंभ पर, जिस पर 4 सिंहों का शीर्ष है, याद रखिएगा, रामपुरवा का स्तंभ है। ठीक है, जिला चंपारण बिहार में, और इस पर वृषभ शीर्षक युक्त है। लौरिया नंदनगढ़ में, याद रखिएगा, इस स्तंभ में सिंह शीर्षक दिखाया गया है। और रुम्बिनदेई में लुम्बिनी वन में स्थापित अश्व शीर्ष युक्त है। बसाड़ में बाकिरा या कोल्हवा स्तंभ है। संकिसा स्तंभ जो है ये गज शीर्ष यानी कि हाथी है इसके शीर्ष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं डैश से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुप्त काल निर्मित हैं। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विदिशा में जो उदयगिरी की गुफा स्थित है ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और हिंदू उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। प्रमुख रूप से ये विष्णु की मूर्तियां हैं। यहाँ पर उदयगिरी की गुफा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति क्या है? वराह मूर्ति है, याद रखेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो हैं ये जैन धर्म से भी संबंधित हैं। ठीक, ये गुफाएं खारवेल शासक ने पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुह विहार बनवाया था और ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित हैं। यानी कि आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा में भी स्थित हैं उदयगिरी की गुफाएं और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। साथ ही उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं और ये गुफाएं कहाँ पर हैं? भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित उदयगिरी गुफाएं हैं और ये गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन विदिशा में स्थित जो गुफाएं हैं ये हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं और प्रमुख रूप से यहाँ विष्णु की मूर्तियाँ हैं। वराह मूर्ति यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। लेकिन उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं यहाँ नोट में दिया गया है कि ये गुफाएं जो हैं ये भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं और ये गुफाएं खारवेल शासक ने पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाया था। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन भी अभी ऊपर इसके पहले करवा दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ के सिंह शीर्ष से लिया गया है और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। स्तंभ की ऊंचाई याद रखिएगा 40 से 50 फीट है। ठीक है, स्तंभ के ऊपर जो है पशु आकृति का शीर्ष है और 4 पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अश्व, सिंह, वृषभ, गज, ये 4 पशु जो हैं ये 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो जो 4 पशु दिखाए गए हैं ये 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। ठीक है, और इन चारों आकृतियों के बीचों बीच में एक धर्म चक्र की आकृति है जो चक्रवर्ती समूह के चक्र का भाव प्रकट करती है।
सारनाथ में पाया गया ये अशोक स्तंभ शीर्ष जो है ये सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्माण सांची का महास्तूप जो है ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। जनरल टेलर ने सांची के स्मारकों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। गोल आधार व्यास है इसका लगभग 120 फुट का व्यास है। गुंबद की ऊंचाई कितनी है? 54 फुट है। अलंकृत तोरण जो है ये 34 फीट ऊंचे हैं। यहाँ पर सातवाहन राजाओं के समय सांची के तोरण द्वारों को अलंकृत किया गया और सांची के महास्तूप पर अलंकृत दृश्य जो है जातक कथाओं के दृश्य दिखाए गए हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के दृश्य हैं। बुद्ध के अनुगामी के रूप में देवताओं के दृश्य हैं। शाल भंजिकताओं की सौंदर्यमयी मूर्तियां हैं। ये सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आज के वीडियो में 21 क्वेश्चन तक देखते हैं। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितनी ही शेयरिंग होगी उतना ही फास्ट नेक्स्ट पार्ट भी लेकर हम उपस्थित होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और चैनल पे जितने भी वीडियो दिए गए हैं उन सभी वीडियो को देखिए। प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।